हमारी आवाम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है जी। टैक्स जो अपन गोशवारा दे रहा है वो अगर खियाली पुलाव पकाएगा तो पहला जो फिक्र है प्रोग्राम बढ़ गया उसमें फिक्स हो जाएगा। बाज लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम चलाने के लिए भी इरिटेशन होती है कि यार ये क्या बकवास है। आपने कल स्टेटमेंट में अपने 20 लाख के माल मवेशी शो किए, माल मवेशी को वजूद ही नहीं है, तो ये उसका क्या नुकसान? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 175 सेक्शन जो है आप उसे पढ़ के देख लें, उसके इख्तियारात ज्यादा इन्होंने एग्रेसिव कर दिए हैं फॉर FPR पॉइंट ऑफ व्यू। अरसे दराज से नारे भी लगा रहा है, तो इस बार कैबिनेट रिटर्न को बहुत आसान कर दिया है, अब किसी वकील की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वहां से बिल्कुल अगर आप ये समझते हैं कि रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो आप नॉन फाइलर वाले स्लैब में फॉल कर जाएंगे। क्या हमें ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग टीचर की जरूरत होती है? अब जो मोबाइल पर मैसेज जिनको आ रहे हैं उनको रिटर्न जमा करवाना बहुत जरूरी है। अगर वो जमा नहीं करवाएंगे जाहिर बात है FPR यानी 15 से पहले मुल्क के जो चल रहे थे क्राइसिस के उनके साथ गवर्नमेंट के और वो जो इस्लामी जमात के साथ, और 5 रोज कम सेल वाले वो मैनुअल रिटर्न बंदा खुद बना सकता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो उन्होंने आपकी पोर्टल के साथ अटैच किया हुआ है। अच्छा, हम टैक्स कंप्लायंस के लिए कौन सी आसानियां पैदा कर सकता है FPR? क्योंकि FPR का ये पहली दफ़ा सिस्टम है, अगर इसमें कोई बग आ जाएगा, अगर इसकी एंट्रीज गलत हो जाएंगी तो उसने उसी तरह कैलकुलेट करके आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट करना जाके नेगेयर C पे। तो अगर आपका नेगेयर C गलत पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा तो आपका टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। अच्छा, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए किन चीजों की जरूरत होती है टैक्स पेयर के लिए, और ये कितना जरूरी है? अगर कोई गोल्ड ले लेता है तो आप सेल करेगा तो गेन पे करेगा, तो वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखिए उसका बैकएंड पे वजूद होना भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप एप्रीहेंशन तौर पे नहीं ले सकते। जैसे मेरे हाथ में अगर पेन है तो ये पेन मैं बताऊंगा पेन है, तो ये नज़र आ रहा है तो पेन है। FPR अरसे दराज से ऑटोमेशन सिस्टम के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर खजाना मियां औरंगजेब साहब, चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब डिजिटलाइजेशन के लिए कई बार अपने अवाम को एतमाद में ले चुके हैं। टैक्स देनदारान की आसानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम को कर दिया गया है। ये ऑनलाइन सिस्टम और FPR का वायरस सिस्टम है, ये कितने मुफीद मंद है टैक्स देनदारान के लिए और इसके नुकसान क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब, आप FCA हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट है, तारक अब्दुल्ला कंपनी के डायरेक्टर टैक्स हैं, और टैक्सेशन पर मोहम्मद आसम साहब की गिरफ्त काफी मजबूत है। आसम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, FPR अरसे दराज से नारे लगा रहा है ऑनलाइन सिस्टम के, और काफी हद तक हम ऑनलाइन सिस्टम पे आ भी चुके हैं, इसके क्या फायदे आज तक टैक्स पेयर को हुए हैं और उसके नुकसान क्या है? जैसा कि आपका सवाल जो है उस सवाल से ये बात बिल्कुल वाज़े होती है कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो FPR ने आयरस के नाम से पोर्टल जो लॉन्च किया था 2014 में, उसके बेनिफिट्स क्या हुए और उससे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आज के दौर में भी टैक्स पेयर को उसके बहुत सारे जो हैं, बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी अवेलेबल नहीं हैं। देखें, सिस्टम कोई भी जब लॉन्च किया जाता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, वो उसको एक्सेप्ट मुश्किल से ही करता है। जब निज़ाम मैनुअल था तो नोटिस भी मैनुअल आते थे, रिटर्न्स भी मैनुअल जाती थी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं तब्दील भी हो जाती थी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और मन मर्जी के साथ भी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो होता है वो मैनुअल ही अवेलेबल होता है और उसको कभी भी कहीं पे भी तब्दील या बदला जा सकता है। बट जब से डिजिटलाइजेशन हुई और आयरस के आने से एक बार कोड जो है वो अलॉट हुआ, जिसके आने से आपकी, देखें, सबसे पहले आपने अपना गोशवारा जमा करवाना है या आपने कोई भी बिजनेस करना है, उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है आयरस पे। उसके लिए आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस
अपना CNIC, पहले बिजली का बिल भी होता था, अब थोड़ा सा उन्होंने फैसिलिटेट किया और इन चीज़ों को ओवरकम कर दिया है। इसी तरह जो लोग सेल्स टैक्स में अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहते थे और इनपुट के बेनिफिट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के बिजनेस करते थे, लेकिन आज के दौर में आपने चंद दिन पहले कुछ ऐसी अपडेशंस देखी हैं IRS के अंदर कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो वो भी मैसेज एज अ टैक्स पेयर को जा रहा है। अगर कोई गाड़ी बाय हो रही है, अगर कोई टैक्स पे किया जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। अगर टैक्स पेयर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपडेट हो रहा है, वेल अवेयर हो रहा है, और साथ में ना सिर्फ वेल अवेयरनेस दी जा रही थी बल्कि टैक्स रिटर्न के बारे में भी कहा जा रहा था कि आज फलां डेट है, आपकी ये प्रॉपर्टीज 2 या 4 या 6 या 1 आपने ड्यूरिंग 2025 टैक्स ईयर में बाय या सेल की हैं, आप इसका अंदराज करवाएं और प्रॉपरली अपनी चीज़ों को मैनेज करें। लेकिन समहाउ जैसे जैसे जिन चीज़ों के फ़ायदे होते हैं उन चीज़ों के डिसएडवांटेजेस भी साथ साथ होते हैं। हमारी आवाम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है जी, सबसे बड़ा नुकसान एक जी, सबसे बड़ा नुकसान ये है हमारी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है। दूसरा नुकसान ये है कि आल्दो इसकी फैसिलिटेशन के लिए एक पूरा पैटर्न जो है वो IRS पे अवेलेबल है, बट फिर मैं वही बात करूंगा कि क्या ऐसे लोग अवेलेबल हैं बहुत बड़े भी वो अपनी मेल को चेक नहीं IRS करते। पे जाने का या FBR.gov.pk पे जाने का। लोग इंटरनेट से, बाज लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम चलाने के लिए भी इरिटेशन होती है कि यार ये क्या बकवास है, और उनकी जमा तफरीक इतनी एक्यूरेट होती है कि सिस्टम भी वही फैक्ट्स बता रहा होता है जो वो बता रहे होते हैं जमा तफरीक करके ज़ुबानी या कैलकुलेटर से। लेकिन ये है कि इन चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए या इन चीज़ों को अपडेट करने के लिए सेमिनार्स या प्रेजेंटेशंस, इन चीज़ों का होना भी ज़रूरी है ताकि बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस बरादरी जो पाकिस्तान के टैक्स में रजिस्टर्ड हैं लोग, आल्दो पिछले साल जी 7.7 मिलियन गई, कोई फिगर्स कोट करता है, अभी तक भी बहुत सारे गोशवारे जमा हो गए हैं, लेकिन हम अपने नेट वर्थ को नहीं बढ़ा पा रहे इस वजह से कि हमारे यहाँ नेट के अंदर जो लोग आना चाह रहे हैं या आए हैं उनको हम उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ला पा रहे। सिस्टम के अंदर जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, अब आप कोई भी परचेज और सेल करेंगे तो MIS के अंदर या आपके पास जो बिजनेस का एक पोर्टल है आपका या आपका जो लॉगिन है उसे करने के बाद आसान ऐप के नाम से आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी एश्योरेंस आज की दिन में भी आपकी एक्चुअल चीज़ों के साथ मैच नहीं होती। वहाँ पे अभी भी फ्लॉ है, वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं वहाँ पे अवेलेबल। अच्छा आसिम साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिसएडवांटेज और एडवांटेज, 5 एडवांटेज कैसे हैं, कौन से हैं, और डिसएडवांटेज जो 5 वो कौन से हैं जिससे टैक्स पेयर को खास ख्याल रखना है? देखिए, पहली बात तो ये है हम नंबरिंग ना करें तो बेहतर है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। देखें, कोई भी मुल्क जो है वो टैक्स निज़ाम पे बेस करता है। इकोनॉमी टैक्स बेस्ड होनी चाहिए, लोग जो हैं वो टैक्स पे करें। आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का प्रूफ दें, अपनी तमाम लीगल जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, चाहे वो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, आपने पे करके पे करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके बच्चे, आप यहाँ पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आपको लिविंग के लिए फैसिलिटेशंस दी जा रही हैं, तो उस सूरत में आपको टैक्स को अपने प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ देना चाहिए। फिर बात आ जाती है कि जी क्या ये मेरे टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल होगा सिर्फ या बाकियों पे भी होगा। हमारे यहाँ ऐसा बहुत दफा देखने में आया है कि जो लोग टैक्स निज़ाम में आ जाते हैं वो बेचारे फिर पिस जाते हैं। कभी 38 हो रही है सेल्स टैक्स में, अब नया सेक्शन आ गया 175C के नाम पे, कभी रेट्स हो रही हैं जो तो देखिए रजिस्टर्ड हैं। तो इनकम टैक्स पर भी छापे जी, वही 175C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 175 सेक्शन जो है आप उसे पढ़ के देख लें। उसके इख्तियारात ज्यादा इन्होंने एग्रेसिव कर दिए हैं फॉर FPR पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफिसर्स की एक्सेस को ज्यादा वाइड रेंज में। आसिम साहब, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम जिसकी FBR अरसे दराज से नारे भी लगा रहा है, इस बार कैबिनेट रिटर्न को बहुत आसान कर दिया है। अब किसी वकील की जरूरत तो आपको नहीं पड़ेगी, मैनुअल रिटर्न इस दफा नहीं दी। लेकिन जो इनकम टैक्स 1 है उसका रूल्स 2DD के तहत 10 लाख से कम आमदन वाले
और 5 करोड़ से कम सेल अपनी मैनुअल रिटर्न जमा करवा सकते हैं। ये कानून मौजूद है। तो फिर उसके ऊपर अब वफाकी टैक्स महोत्सव ने नोटिस भी दिया और FPR को एग्री भी, वो मैनुअल रिटर्न देने के लिए तैयार हो चुके। आप समझते हैं मैनुअल रिटर्न की भी इतनी ज्यादा जरूरत है, इतनी ऑनलाइन की? देखिए, ना देने से मैनुअल दे देना, मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसके वही बात अभी हम पहले सवाल पे थे कि फ़ायदे जो हैं, उस फ़ायदे में एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी जो बैंकिंग टैक्सेशन है, आपकी जो परचेजिंग की टैक्सेशन है, वो डबल होने से सिंगल स्लैब में ही रहेगी। यानी आपके बैंक विद होल्डिंग पे टैक्स नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी परचेज पे नॉन फाइलर वाला रेट नहीं लगेगा, आपकी गाड़ी पे नॉन फाइलर वाला रेट नहीं लगेगा, आपकी इनकम जो होगी, जो आप अर्न कर रहे हैं, वो आपके स्टैटिक्स आपकी 114(4), 116 के अंदर आ चुके होंगे और आपको पता होगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। आप अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है तो वो इन अकॉर्डेंस टू द मुझे अपने जोग्राफिकल फाइनेंशियल्स में रह के रहनी है। बट अगर आप नहीं दे रहे होंगे तो ना आपके पास कोई पूछने वाला होगा और फिर आप मन मर्जी से जिसके मर्जी नाम पे चीज़ें लेते जाएंगे। बट फिर मैं आपको ये बता दूं कि जो MIS रिपोर्ट है वो आपके CNIs के साथ एक्सट्रैक्ट कर चुकी हुई है। आप कोई भी डाटा या कोई भी चीज़ आप बाय करेंगे, फ़ौरन उनके पास इंटीमेशन चला जाता है। और इसके ऊपर हमने देखा है कुछ अरसे में बहुत ग्रेजुअली और रैपिडली जो है वो FBR के एक्शंस हुए हैं, लोगों को नोटिस आए हैं। इवन मैं एक केस अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। एक हमारे टैक्स पेयर हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी लेनी थी, उसके लिए स्टैम्प इशू करवाया, बाद में वो कोई लीगैलिटी की वजह से वो नहीं, उसकी कोई डील फाइनल हुई, वो बयाना शियाना उधर से वापस हो गया। तो उस एक जो स्टैम्प पेपर था उसके इशुएंस पे भी उन्होंने नोटिस किया कि आपने ये किया था, इशू हुआ था, ये इसके अगेंस्ट हुआ था, ये CNIC यूज हुए थे, तो आपने इसको अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया। तो समहाउ इट इज गुड फॉर। अब जो मोबाइल पर मैसेज जिनको आ रहे हैं उनको रिटर्न जमा करवाना बहुत जरूरी है। अगर वो जमा नहीं करवाएंगे, जाहिर बात है FBR। जी देखें, उसके लिए एक्शंस भी सख्त हैं। उसके लिए फिर मैं वही बात करूंगा कि आप वहां से बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो आप नॉन फाइलर वाले स्लैब में फॉल कर जाएंगे। तो जिस तरह ये ऑप्शन है, कानून मौजूद है, जिस तरह मैंने आपसे पूछा 10 लाख से कम आमदन वाले और 5 करोड़ से कम सेल वाले, वो मैनुअल रिटर्न बंदा खुद बना सकता है। देखें फॉर्मेट, जी फॉर्मेट तो वही है। फिर वही बात आएगी, क्या हमें ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग टीचर की जरूरत होती है? तो गाड़ी तो हम देख के भी अक्सर लोगों से सीख लेते हैं कि यार ये इसकी रेस है, ये इसकी ब्रेक है, ये इसका क्लच है, ये इसके गियर है, ये पहला है, ये दूसरा है। तो चाहे हमें कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत तो होती है। इसी तरह टैक्स प्रैक्टिशनर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट उतना ही जरूरी है। मैं फिर वही बात करूंगा, ये जरूरी क्यों है लोग? ये इसलिए जरूरी है कि ये हर वक्त अपडेट रहते हैं। अच्छा, बदलते वक्त के साथ साथ सर, जो FBR का सिस्टम IRS है, उसका रवैया टैक्स देनदार के साथ कैसा आपको लगता है, कैसा रहा है? देखिए, बहुत सारी चेंजिंग जो हैं वो बगैर नोटिफिकेशन के आजकल हो रही हैं। पहले ये होता था कि अगर कोई भी चेंज और कोई भी मॉडिफाई फॉर्म या कोई भी लॉ, जैसे अभी आपने बात की है कि जी DD के अंदर सारा लिखा हुआ है कि जी आप मैनुअल रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन FBR नहीं ले रहा था। तो ये किसी नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने वाजे कला नहीं किया था कि हमने नहीं लेना। बड़ी वजह ये भी है जो मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं लोगों को, उनमें कहा जा रहा है आपने रिटर्न दे, आपके ये असासे हैं, गाड़ी आपके पास बंदी की जा रही है, वो कभी जमा करवाएंगे तो आप कानून की गिरफ्त में आके। लेकिन यही मैसेज पोर्टल पे मौजूद है, IRS पे मौजूद है। जी, इसलिए मौजूद नहीं है ये मैसेज कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो उन्होंने आपकी पोर्टल के साथ अटैच किया हुआ है। आपको बार बार इंटरनेट की एक्सेस नहीं भी है, आप कहीं जा रहे हैं, आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं रहा, आपका कंसल्टेंट आपसे राब्ता नहीं कर रहा, तो आपको ये मैसेज याद दहानी के तौर पे है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। देखिए, मैं फिर वही बात करूँ, हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं। पोर्टल पे मौजूद नहीं है ये मैसेज। मैं अर्ज करने तो शायद FBR भूल जाएगा, टाइम निकल जाएगा तो FBR भूल जाएगा। जी, मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं, ये अच्छा टूल है, लेकिन ये उन्हीं के लिए क्यों है जो फाइलर हैं। आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है, बैंक्स आपके पास हैं। जो आ रहे हैं, क्या ये उनको आ रहे हैं जो एंटीन होल्डर? जी, उन्हीं को आ रहे हैं जो एंटीएन होल्डर हैं।
एनटीएन होल्डर और अकाउंट होल्डर अभी भी फर्क है। मसला है जिसने एनटीएन लिया हुआ है उस अपने गोशवारा नहीं जमा करो जी वो तो इनके पास रिकॉर्ड उसका है जी, उन्हीं को मैसेजेस जा रहे हैं जो एनटीएन होल्डर हैं, इधर वो फाइलर है या नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके एनटीएन होल्डर और आपके जो बैंक के अकाउंट्स हैं जो होल्डर हैं अभी भी उनमें मिलियंस का फर्क है। होना तो ये चाहिए कि आपके जो बैंक्स के लोग हैं जो आपके पास बैंक का डाटा अवेलेबल है आप उन लोगों को भी अप्रोच करें कि यार वो लोग भी नेट में आए। अंदाजे के मुताबिक तो 33 लाख या 45 लाख लोग जो कमर्शियल मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो गोशवारा लाजमी जमा करवाना चाहिए जी। अगर उनको लगाया जाए 45 लाख है वो अगर तो सैलरी पर्सन भी आपकी कम नहीं है। देखिए सैलरी और दो तादाद मिला के सैलरी पर्सन की कमर्शियल मीटर इस्तेमाल करने वालों को 1 करोड़ सब अबव हो ये ऑटोमेटिकली देखें ये भी एक फ्लॉ है एफबीआर का कि हम उस पे मेहनत कर रहे हैं जो ऑलरेडी हैं, हम उन पे मेहनत नहीं कर रहे जो नहीं है। लाना चाहिए जी असल में देखें आप बाहर बैठ के एक लेमैन होके इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि अगर हम कमर्शियल मीटर होल्डर्स और सैलरी क्लास के लोगों को ले आए तो आप 10 मिलियन से क्रॉस कर जाएंगे और इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि यार पिछले वाला फिगर ही मैच हो जाए तो आपकी मेहरबानी है। बहरहाल वो क्रॉस कर जाएगा लेकिन उन लोगों पे आपका एम्फोसिस होना चाहिए। आप उन लोगों के बारे में सोचें कि इनको कैसे लाया जा सके। जो ऑनलाइन सिस्टम के जारी होने के बाद जो मैसेज हैं जो आ रहे हैं मोबाइलों को उसके फायदे क्या है और उसकी जानकारी क्या है? देखिए फवायद वही है कि आपको टाइमली रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए ताकि आपकी जो डेडलाइन है बिफोर दैट शुड फाइल योर टैक्स रिटर्न बिफोर टाइम। या रिटर्न आपको बर वक्त अब जमा अब जो 31 अक्टूबर तक डेट गई है सर लेकिन इसमें बहुत से गवर्नमेंट अखबार ने कहा जो 18 अगस्त को पहले रिटर्न में फॉर्म में देखिए वो भी फ्लॉ इन्हीं एफबीआर की तरफ से ही था। 24 सितंबर को तब्दीली की गई उसके मुताबिक तो ये 24 दिसंबर बनती थी आगे। देखिए वो बात आपकी ठीक है लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही मकसद पे बैठे रहेंगे तो फिर अवाम का पहली कॉन्फिडेंस एफबीआर पे नहीं है, फिर ज्यादा शेक कर जाएगा कि यार ये तो हर दफा ही ऐसे होता है, डेट एक्सटेंशन एक्सटेंड होती रहती है। बट ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सिस्टम जो जिस डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जिस इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं वो वाकई 4-5 दिन यानी 15 से पहले मुल्क के जो चल रहे थे क्राइसिस के उनके साथ गवर्नमेंट के और वो जो इस्लामी जमात के साथ, बहरहाल हम इस पे डिबेट क्या करेंगे लेकिन ये है कि उसकी नजर में जो नेट के इश्यूज आ रहे थे मुल्क के अंदर वो 4-5 दिन बहुत सीरियसनेस के थे। और सिस्टम भी बैठ गया था। सिस्टम तो बिल्कुल बैठ चुका था। देखें सिस्टम तो अभी मैं सुना 29 और 30 को भी बैठ गया था। जो रिटर्न है उसमें भी जो सर अभी भी रिटर्न फाइल करने के बाद सेव जब आप अपना डाटा अपलोड करते हैं सेव करते हैं तो डाटा डिलीट हो जाता है। ये आज की बात है, आज 16 अक्टूबर की बात है। आज एक रिटर्न अपलोड हुई है और लड़के ने मुझे आके बताया कि सर वो रिटर्न अपलोड हुई थी वो तो डिलीट हो गई। अब दोबारा से मुझे 3 घंटे बैठ के उसी पे वर्कआउट करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस को वेरीफाई करना पड़ेगा। सिस्टम देखने और कहने में बहुत आसान कर दिया इन्होंने लेकिन जब आप उसमें घुसते हैं प्रैक्टिकली उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स कुछ और हैं। अच्छा हम टैक्स कंप्लायंस के लिए कौन सी आसानियां पैदा कर सकता है एफबीआर? देखें जी वैसे तो पहले चूंकि मैनुअल नोटिस इशू होते थे लेकिन अब ये है कि अब इन्होंने ऑनलाइन आरएस पे ही अपनी सारी चीजें फैसिलिटेट की हुई हैं। इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, उसमें अपने जवाब दाखिल करा सकते हैं। उसमें नोटिस इशू होता है। आप उसमें अगर जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स की अभी कमी है, टैक्स पेयर ने आपको प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए तो आप उस पर एक्सटेंशन भी ऑनलाइन ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन एक्सटेंशन भी मिल सकती है, आपकी ग्रांट भी हो सकती है, रिफ्यूज भी हो सकती है। लेकिन फिर भी बदकिस्मती ये है कि ऑनलाइन के बावजूद भी मैनुअल जाके आपको एक दफा लेना पड़ता है, अदरवाइज बाज दफा ऑर्डर भी हो जाते हैं कि जी वो तो देखा ही नहीं इसको। अच्छा जो कारोबार करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कितनी आसान है? सर वो भी कोई आसान इस मायने में नहीं है कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, जैसे आप सेल्स टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स में अब इन्होंने कह दिया है कि जी वो आप अपना मोबाइल का पोर्टल चला के जहाँ पे आपकी लोकेशन है वहाँ का आपने स्क्रीनशॉट देना है, उस पर आप आ रहा होगा साइन, फिर आपका जो एड्रेस है उसका देना है, फिर मीटर का देना है। तो वो भी सर उसमें कॉम्प्लिकेशन
प्रोफेशंस हैं, इसलिए वो भी किसी प्रैक्टिशनर्स के बगैर नहीं हो सकती जी। यानी सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आसानी नहीं है। सर देखिए, आसानी उस हद तक है कि आप अपना CNIC लगा दें, मोबाइल नंबर लिख दें, आप अपना एड्रेस बता दें, आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें, बाकी इसके बाद जो फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट्स हैं, उसके लिए आपको किसी सर। अच्छा, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए किन चीजों की जरूरत होती है टैक्स पेयर के लिए, और ये कितना जरूरी है? कोई भी बिजनेस है, जैसे डिजिटल इनवॉइसिंग, ये तमाम बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल हो चुकी है। जुलाई में कोशिश की, अगस्त हुआ, अगस्त में कोशिश की, सितंबर हुआ, अब अक्टूबर है। इसमें एक तो मैन्युफैक्चरर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, और चाहे आप होलसेलर हैं, चाहे रिटेलर हैं। अब आपको 4 कंपनीज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पराल, और 2 उन्होंने EY चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, 2 उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस है जिनको इसके लिए उन्होंने तलाक के लिए कहा चाहिए। लेकिन बहरहाल लोग जो हैं, जैसे हमारे टैक्स पेयर्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने जो है वो डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर आ चुके हैं, और इस महीने की जो रिटर्न जाएगी सेल टैक्स की, उसमें वहीं से उनका होगा। तो डेफिनेटली जब डिजिटल इनवॉइसिंग आ जाएगी तो उसके लिए आपको आपके पास आपका कंसल्टेंट, आपके पास आपका इंटरनल स्टाफ, इन हाउस स्टाफ होना ज़रूरी है जी, क्योंकि FPR का ये पहली दफ़ा सिस्टम है। अगर इसमें कोई बग आ जाएगा, अगर इसकी एंट्रीज गलत हो जाएंगी, तो उसने उसी तरह कैलकुलेट करके आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट करना जाके नेगेयर C पे। तो अगर आपका नेगेयर C गलत पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा तो आपका टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो इसलिए ये आपने मेक श्योर करना है जो आपके लेजर्स हैं उनके साथ एक्यूरेट रहें। अच्छा, आसम साहब, मुझे ब्रेक का जरा ब्रेक से पहले आप तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, क्या गलत या ख्याली पुलाव, मेरे पास इतना जेवर है उसमें डाल दिया, वजूद उसका नहीं होता, माल डंगा उसका वजूद नहीं होता, बहुत सी चीजें अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए ख्याली पुलाव पका, क्या ये अमल टैक्स पेयर के लिए फायदेमंद है? अगर नहीं है तो इसके क्या नुकसान आते हैं? ब्रेक से बाद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक मत साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आसम साहब, सर आपका सवाल ख्याली पुलाव बहुत ही अहम था। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। देखें, अगर कोई गोल्ड ले लेता है तो आप सेल करेगा तो गेन पे करेगा, तो आपका ख्याल तो उधर ही बढ़ जाना है जी। तो वो कहते हैं ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, जी जी, फिक्रा फिट हो जाएगा यहाँ पे कि अगर आप ख्याल में कहते हैं कि जी 100 तोले जेवर मेरा डाल दो, 500 तोले डाल दो, 20 तोले डाल दो, तो जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा, आप कोई भी चीज़ खामखा डाल दें या खामखा ना डालें, अब वो आपके तमाम की तमाम चीज़ें आपके CNIC पे एक्सट्रैक्ट होती हैं और आपकी MIS जो है वो सारी चीज़ें बता देती हैं। बाज़ दफ़ा टैक्स पेयर को पता भी नहीं होता। टैक्स पेयर जो अपना गोशवारा दे रहा है, वो अगर ख्याली पुलाव पकाएगा तो पहला जो फिक्र है प्रोग्राम बढ़ गया, उसमें फिक्स हो जाएगा। देखें, आप कर नहीं सकते। अब आप सिस्टम इतना सेंट्रलाइज किए जा रहे हैं, जहाँ खामियां हैं वहाँ उनकी अक्सर पहले ऐसे होता था ना, जब पहली दफा किसी ने गोशवारा जमा कराया स्टेटमेंट जी, ये जो उसमें कैश या कोई चीज होती नहीं है, लेकिन ये मेरे पास 10-20 तोला सोना किसी वकील ने डाल दिया, माल डंगा डाल दिया, इतना डाल दिया यार। कभी अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो अगर वहाँ पे इनकम है और उस इनकम पे टैक्स कट गया है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती है अभी भी फेडरल के अंदर, उसका सवाल नहीं होता। अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी आ रही है और एक्सपेंस को लेस करके आपने वेल्थ स्टेटमेंट में अपने 20 लाख के माल मवेशी शो किया, माल मवेशी को वजूद भी, तो उसका क्या नुकसान? देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे पहले कहा, अगर आपके पास माल मवेशी हैं तो उस पर वो एग्रीकल्चर में काउंट फॉर होने हैं, उसका फेडरल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एग्रीकल्चर प्रोविंस का पार्ट है। अगर वो वहाँ पे आपका टैक्स हो रहा है तो आपको फेडरल पे सवाल नहीं है। इसका मतलब है आप अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं या वेल्थ स्टेटमेंट बनवा रहे हैं, देखिए उसका बैकएंड पे वजूद होना भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप एप्रीहेंशन तौर पे नहीं ले सकते। जैसे मेरे हाथ में अगर पेन है तो ये पेन मैं बताऊंगा पेन है, तो ये नजर आ रहा है तो पेन है। अक्सर ये होता है सोना 20-20 तोला। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि गेन टैक्स लग अगर उसी पे वेल्थ स्टेटमेंट बनवा देते, अगर FBR डिक्लेयर किया सोना हालांकि उनके पास नहीं है, लेकिन उस पर अगर टैक्स लगाना शुरू कर दें FBR तो फिर लाभ है वो कितना सेल होने पे और सेल होने पे, लेकिन मैंने पर स्टेटमेंट देखिए आपने अगर डाल दिया है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं है, मौजूद मिसाल के तौर ठीक है आपके पास नहीं है, लेकिन कल को डालने का पर्पस क्या है कि यार मैं इसको वाइट कर लूंगा, कल को अगर मैंने कोई चीज लेनी होगी तो मैं गोल्ड निकाल दूंगा, उसको सेल पे दिखा दूंगा, तो वो सेल पे तो गेन टैक्स लग गया। लाइक आज आपने डाला है उसे ₹1,00,000 का जी,
हम वैल्यू की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात नहीं करते। सही है। कल को जब एफबीआर नोटिस करेगा तो आपसे पर्ची भी लेगा सेल की, कि मुझे पर्ची दिखाएं, आपने जो एविडेंस दें जिसको बेचा है, ताकि मैं आपका देख लूं कि अगर आपने 50 तोले बेचा है और ये 5 लाख रुपए तोला बेचा है तो आपने डाला पड़ेगी। हालांकि उसको पास है नहीं, बेचेगा कहां से, लेकिन फिर पैसे वाइट किसका करेगा, गुस्सा करे। इसीलिए तो आप ख्याली पुलाव नहीं पका सकते। अब आपके पास जो एक्चुअल है वही बताना है आपने, अब आपने एक्चुअल ही बताना है, आपने ख्याली पुलाव नहीं पकाने। और क्या कानूनी कोई ऐसा सजा है ख्याली पुलाव पकाने की? पेनल्टीज अवेलेबल है, अगर वो रिटर्न नल एंड वाइट हो जाएगी तो फिर रिटर्न में, और जब रिटर्न का ऑडिट खुलता है तो फिर क्या क्या उसको सजा मिल सकती है? देखें, पहली बात तो ये है कि वो 111(1) के अंदर आपकी इनकम सारी ऐड बैक कर देगा कि आपने ये भी गलत लिया, आपने ये भी गलत लिया है। इसका मतलब है कि आप वो पोर्शन छुपा रहे हैं, इनकम रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं बता रहे थे। जो पहली बार अपना रिटर्न जमा करवा रहा है, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनवा रहा है, उसको खास तौर पर कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको उसको पहले अपने जहन में बिठा लेना चाहिए सारी जिंदगी मेरे साथ? देखें, पहली बात तो ये है कि पहला ट्रू फैक्ट्स पे आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ओके। दूसरा जो है वो ये है कि हकायक पे रहें। आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उनको आप प्रॉपरली डिक्लेयर करें, ताकि आपको कल को उनको सोल्ड करने में, या वो इनहेरिटेंस नेचर के हैं किसी को उस पे देने पे, या वो आपके लीगल वे से हैं, जैसे आपने कोई लीज पे कोई बाय किया हुआ है, कोई किस्तों पे प्लॉट लिए हुए हैं, घर लिए हुए हैं, तो गाड़ी, एसेट्स आपके जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू और एक्चुअल नेचर के होने चाहिए। दूसरा, आपके बहुत सारे रिसीवेबल्स डाल देते हैं, ये मैंने फलां से 10 लाख लेना है, फलां बहन से लेना है, वो आपके एक्चुअल होने चाहिए कि क्या उसने भी अपनी रिटर्न में एज अ पेएबल दिखाया कि नहीं दिखाया। ये ना हो आप ही दिखाते रहे और वो रिटर्न ही फाइल में आपको उसका आपका नाम ही ना हो। और इसके अलावा आपके बैंक्स प्रॉपर होने चाहिए सारे के सारे। फिर आपके ऐसे तमाम एसेट्स जो आपके स्पाउस और आपकी फैमिली के नाम पे हैं, अदर्स के नाम से हैं, वो आपको प्रॉपर दिखाने चाहिए। और जितनी भी लायबिलिटीज आपने पे ऑफ करनी है और कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप। सेल टैक्स में और इनकम टैक्स रिटर्न में कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो कभी टैक्स पेयर को नहीं करें? फिर वही बात आ जाएगी, इनकम टैक्स की तो मैंने आपको बता दी है कि ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बुनियादी तौर पे। सेल्स टैक्स के अंदर आपकी सेल्स जो है वो बैंकिंग 73 सेक्शन के तहत 50,000 से ऊपर की पेमेंट है तो वो बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। आपके बैंक में 2 लाख से नीचे आप कैश में कर सकते हैं जी 50,000 सिर्फ 50,000। देखें 73 का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने अपनी 50,000 से कम, लेकिन चूंकि मॉडिफिकेशन आया 2 लाख वाला कि आप 2 लाख से कम जो है वो ले सकते हैं कैश पे। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, आपकी जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज हैं सेल्स टैक्स के अंदर, एंड ऑफ द डे आपके अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो यू हैव टू आंसर ऑफ द बैंक स्टेटमेंट कि आपके पास जो इतना, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने पूरे साल में 10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, आपकी बैंक स्टेटमेंट 100 मिलियन का बता रही है, तो यू हैव टू प्रूव टू द एफपीआर योर कंसर्न्ड ऑफिसर, जहां आपकी रिटर्न और आपका यूनिट असेस होता है कि भाई इसकी मुझे रिकंसिलेशन दो कि कैसे आपके पास हो सकता है उसमें आपके इंटरबैंक ट्रांसफर्स हों, आपके कोई लोन्स आए हों, और इसके अलावा आपकी जो सेल्स है वो आपको प्रॉपर बताना है। अच्छा, जो एफबीआर की तरफ से लोगों को नोटिस आते हैं उनकी बर वक्त कंप्लायंस और जवाब देना कितना जरूरी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी शख्स को कोई भी नोटिस आए वो फौरन अपने टैक्स प्रोटेक्शनर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट को मदऊ करे और उसको बताए कि जी मेरे आईआरएस पे मुझे ये मैसेज आया है, आप इसको रिव्यू करें और इस पे हमें बताएं ये क्या नोटिस है। उसके बाद उसकी कंप्लायंस का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। इस ख्याल ना रखने में इनकम टैक्स के अंदर ऑर्डर हो सकता है आपके अगेंस्ट, आपका 137 इशू हो सकता है, आपका 122(5) का ऑर्डर हो सकता है, नेचर ऑफ नोटिस की पता चलेगी क्या है, फिर उसके बाद आपका 138 हो सकता है। टेंटेटिव टाइम लाइन्स के बाद वो 30 दिन के टाइम है, उसके बाद 138 में वो आपको 2-4 दिन की रिकवरी का टाइम देता है। अगर वो भी नहीं कर पाते, आप प्रॉपरली मैनेज, अपील में नहीं जाते, स्टे नहीं है आपके पास, तो आपके बैंक से अटैच हो सकते हैं। और ऐसी फिल फॉर अगर आपका टैक्स गलत, उसने ऑर्डर कोई ऐसा एम्पिक्ड ऑर्डर आपका इशू कर दिया है जो
बिल्कुल बेसलेस है और उसके पीछे कोई ग्राउंड्स नहीं है, और आपकी सिर्फ इस बात पे कि आपने कंप्लाइंस नहीं किया उसको, तो और वो ऑर्डर आपके अगेंस्ट हो गया है, और वो चाहे 100 रुपए की लायबिलिटी है आपकी, और वो आपके बैंक से अगर पैसा निकल जाएगा डैट वुड बी, वो फिर आपको वापस नहीं आना, चाहे आप कुछ भी कर लें। मैंने तो नहीं देखा जी किसी को कोई पैसा गया और वो फिर यही है कि आप रिफंड एप्लीकेशंस दें उसको, वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर, और हमारे ट्रेजरी में इतने पैसे नहीं है कि कोई रिकवरी हो जाए और वापस आ जाए जी। अच्छा आसिम साहब, जियो तो इसका ताल्लुक जो है नॉन कंप्लायंस का, वो बहुत ही वर्स्ट हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपरली और टाइमली कंप्लाई नहीं करेंगे तो। आसिम साहब, जो लोग रिटर्न जमा करवाते हैं अपने जो उसके दस्तावेजात या कागजात रिटर्न के, वो संभालने चाहिए दस्तावेजात, या बंदे कहते हैं छोड़ दो जमा करवा दिए। कोई भी टैक्स पेयर जो है वो कानून के मुताबिक 5 साल तक कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स सेव करने चाहिए। कौन कौन से बैंक स्टेटमेंट, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने डिक्लेयर किए हुए इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्स, उसकी एक कॉपी आपके कंसल्टेंट के पास भी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। लाइक आप मेरे पास आए, आपने कहा आसिम भाई ये मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप रिटर्न बनाना शुरू करें। मैंने आपके रिटर्न में पूछा यार एसेट्स की क्या डिटेल है, आपने कोई अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, नए खोले हैं, तो मेरी फाइल में सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप मेरे पास नहीं रखना चाहते अपनी वो फाइल, तो आप मुझसे वापस ले सकते हैं। कुछ टैक्स पेयर ले भी जाते हैं, तो उस सूरत में रिकॉर्ड आपको सेव करना चाहिए कि आपका रिकॉर्ड आपके पास सेव। कितने साल? 5 साल जी। 5 साल। जैसे अब हम 2025 में बैठे हुए हैं, तो इस दफा 2020 जो है वो उनका एक ऐसा साल है, अगर वो उसकी कंप्लायंस को मुकम्मल तौर पे सिक्योर नहीं करेंगे तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा। यानी टाइम बार्ड का मतलब है कि कल को आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकेगा 2020 का। आपके अगर बंदे के पास जायदाद है या गाड़ी है या सासें हैं, 5 साल के बाद अगर नोटिस मिलता है तो समझो आप उसमें वाइट कर जी, वो करेगा ही नहीं, आपको असूली तौर पे करेगा ही नहीं। सही है। अच्छा सर जी, आर्डर की सूरत पर क्या और कोई सेक्शन के तहत अपील और टाइम के दरमियान जाना तो जरूरी है? देखिए, अगर तो आपको लगता है कि ये जो ऑर्डर है और हमारे एविडेंस देने के बाद भी हमने ये लैक की है इंफॉर्मेशन शेयर करने में रिटर्न के अंदर या कंप्लायंस स्टेज पे ऊपर ऑफिसर के साथ, और हम इसे अपील में जाके डिफेंड नहीं कर सकते, तो उस सूरत में तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमें टैक्स पे करना चाहिए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि ये इम्प्लिकेट ऑर्डर है और इसमें अभी क्वेश्चन है, वो हमारी बात माननी चाहिए थी क्योंकि हमारे एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उस सूरत में अपील हमारा पहला राइट है 127 के अंदर कि हम उससे फाइल करें। और कमिश्नर अपील के आगे हाँ ये भी जरूरी है कि जिन पॉइंट्स पे उसने ऑर्डर किया और आपकी बात नहीं मानी, चाहे वो 161 है, चाहे वो 122(5) है, चाहे वो 122(9) के अगेंस्ट किया है, या 177 के 176 के अगेंस्ट, या किसी भी नोटिस के अगेंस्ट उसने किया है, या सेल्स टैक्स में 25 के अगेंस्ट या 38 के अगेंस्ट 11 का ऑर्डर, तो आपको उस सूरत में वो एविडेंस असेसिंग ऑफिसर को जरूर जमा करवाने चाहिए। फिर भी अगर वो आपकी बात ना माने समहाउ किसी भी वजह से, दिस इज योर प्राइमरीली राइट, यू हैव टू नॉक द अपर फोरम डोर, सर आई एम कमिंग बिकॉज मेरे साथ ज्यादती हुई है नीचे, मुझे सुनने के बावजूद भी ये रिलीफ नहीं मिला। अच्छा आसिम साहब, अक्सर देखने में यह है जब किसी के खिलाफ असेसमेंट होती है, एफआईआर का फैसला करते हैं, अगर कोई 50 लाख का कारोबार कर रहा है तो उसको नोटिस 50 करोड़ का आ जाता है, 50 करोड़ के आप जवाब है, तो ये तो अगर कोई 50 करोड़ का कर रहा है तो उसको 2 अरब का नोटिस आ जाता है प्लेंटी डाल के, तो उसको शख्स को क्या करना है? असल में ये वही बात है जो मैंने आपको पहले भी अर्ज की है कि आपको जो नोटिस की शेप बाज़ दफ़ा होती है वो आपके बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ जाती है कि यार आपने डिक्लेयर तो इतना रेवेन्यू किया था, लेकिन आपकी क्रेडिट साइड बता रही है कि आप 200 अरब पे खड़े हैं या 2 अरब पे खड़े हैं, या आपका कारोबार तो 1 अरब का था, बैंक आपके 3 अरब बता रहे हैं। इस नौइयत की चीज़ें भी जी आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो उस सूरत में वो कंसल्टेंट, वो अकाउंटेंट, वो टैक्स प्रैक्टिशनर, वो लॉयर ही है जो आपको इन चीज़ों से बाहर लेके आता है। आप समझते हैं कि 30 अक्टूबर 2025 से
इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में तोसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, ये डिपेंड करता है आपके गोश्तवारों पे। अगर आपके गोश्तवारे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने भी आपसे बात की, एक क्लेम किया कि जी लेट्स हाइपोथेटिकल सोचते हैं आपके पास 7.7 मिलियन गोश्तवारा गया था लास्ट ईयर, तो अगर आपके पास 31 को 5 मिलियन जाएगा तो व्हाट शुड यू डू? आप 27 लाख लोगों को 75 लाख से ज्यादा एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से 75 लाख 78 लाख लोगों की तादाद होती है। जी मैं वही 78 लाख गोश्त बताएंगे जी आने चाहिए, जी आने चाहिए। अब नेचर उनकी क्या होगी, आया वो ट्रू फैक्ट्स पे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन डेट जो नवंबर की भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम से एफपीआर के सीनियर लोगों को, जो पॉलिसी मेकर हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होना चाहिए। एक तो सिस्टम के इश्यूज हैं और हम बात सिस्टम पे ही आज कर रहे हैं कि आईआरएस के अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, फिर कंप्लाइंस हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मेरी दरख्वास्त है कि आप नवंबर का महीना भी इसको इंक्लूड करें, और हम भी कोशिश करेंगे कि तमाम टैक्स पेयर हमारे पास मौजूद हैं 7.7 मिलियन लोग, वो अपनी रिटर्न तो करें ही करें, लेकिन नए लोग भी इस नेट में आएँ और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा और बेनिफिशियल सा टैक्स इकट्ठा हो, ताकि हम फ्यूचर की जो फोरकास्ट है टैक्स को वो बेहतर कर सकें। जी बहुत शुक्रिया आसम साहब, आपने हम टाइम देना चाहिए एक्सपर्ट का अपने सिस्टम को आसान बनाए, तो सिस्टम में जो तकनीकी गलतियां हैं उनको दूर करना चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम अगर जितना भी आसान होगा टैक्स पेयर के लिए, जितनी भी उसको ज्यादा अवेयरनेस होगी, वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस सिस्टम के लिए बेहतरी का सबब बनेगा। जितनी आसानियां पैदा करेंगे उतना ही हुकूमत के लिए और एफआईआर के लिए फायदा होगा। ये तो हम तक इजाजत दीजिए। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।